हाँ, तो ये चैप्टर 1 है आईएफएस का, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये एक रिटन पेपर है, इसलिए क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम लोग का रहेगा। तो लिखा है पहला क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। एक्चुअली ये फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है? जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, डिफाइन अ फाइनेंशियल सिस्टम, मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस एंड फंक्शन। तो सबसे पहला सवाल ये है कि फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है। तो फिनेंशियल सिस्टम को दो व्यू पॉइंट से एक्सप्लेन किया गया है, मतलब फिनेंशियल सिस्टम का दो मतलब है। तो इसलिए दोनों अगर 2 मार्क्स में आए चाहे 4 मार्क्स में आए, फिनेंशियल सिस्टम का अगर डेफिनेशन मांगा है तो हम लोग को दोनों व्यू पॉइंट देना होगा। एक है मैक्रो इकोनॉमिक व्यू, मतलब पूरा कंट्री के बेसिस पे इसका क्या मतलब है। एक है कोऑर्डिनेटिव व्यू, मतलब दूसरे तरीके से इसका कोऑर्डिनेट करता है, मतलब एक दूसरे से लिंक है, इसमें क्या मतलब है। देखो, फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब होता है सारा जितना भी एक्टिविटी होता है ना कंट्री में, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी, उन सब को कंबाइन करके एक हम लोग का गोल बनता है। जैसे कि सभी कुछ हमारे कंट्री में फाइनेंशियल और इकोनॉमिक चीजें इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है? जैसे हम लोग कुछ पैसे को बैंक में रखते हैं, कुछ पैसे को हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ पैसे को हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट खरीद लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये सब तो नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में है कितने तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बट सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट बताए तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो हम लोग बीआर सुनते हैं, पर ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है इंस्ट्रूमेंट का, वो हम लोग आगे के चैप्टर्स में समझेंगे। पर अभी फिलहाल ये समझो कि फिनेंशियल सिस्टम वो होता है जो पूरे कंट्री के फिनेंस को जोड़े रखता है। फिनेंस को मतलब पैसे को, और जिससे हमारा इकोनॉमी भी इंटर रिलेटेड है। जैसे अगर हम इंडियंस या बाहर के लोग इंडिया में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया में पैसा ज्यादा रोटेट होगा, तो इंडिया का फिनेंशियल सिस्टम ग्रो करेगा। ये कैसे फिनेंशियल सिस्टम डील करता है? फिनेंशियल सिस्टम डील करता है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मतलब बैंक्स। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक्स, मार्केट मतलब शेयर मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। अब ये सारे मार्केट्स क्या हैं, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली इन सब में जो डील करता है उसे फिनेंशियल सिस्टम कहते हैं। कोऑर्डिनेटिव व्यू क्या होता है? देखो, एक होता है सरप्लस, एक होता है डेफिसिट इकोनॉमी का। सरप्लस क्या होता है? जब हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे हम इंडिया का सामान बाहर दूसरे कंट्री में ज्यादा सेल करेंगे, तो बाहर के कंट्री का पैसा इंडिया में आएगा। अगर हम लोन देंगे, दूसरे कंट्रीज को हम लोन देंगे, हम मतलब इंडिया, अगर इंडिया ज्यादा लोन देगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंडिया को बेनिफिट होगा। ये सब चीजों से सरप्लस तैयार होता है, मतलब प्रॉफिट तैयार होता है। और अगर हम इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे, मतलब दूसरे कंट्री का सामान खरीदना शुरू कर देंगे, तो हमारा करेंसी, हमारा जो रुपी है, वो बाहर जाने लगेगा। अगर हम लोन लेना शुरू कर देंगे तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उस तरह डेफिसिट क्रिएट होने लगता है। तो फिनेंशियल सिस्टम क्या है? एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन सरप्लस एंड डेफिसिट यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। ये सरप्लस और डेफिसिट का जो पूरा साइकिल चलता है, ये जो सरप्लस होगा कभी डेफिसिट होगा, क्योंकि हम इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, लोन देते भी हैं, लोन लेते भी हैं, कोई एक चीज नहीं कर सकते हम। तो ये जो दोनों करता रहता है, फिनेंशियल सिस्टम इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करता है। इंटरमीडियरी मतलब मिडिल मैन, तो मिडिल मैन की तरह एक्ट करता है। फिनेंशियल सिस्टम इंश्योर्स द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम फंड प्रोवाइडर्स टू फंड सीकर। फिनेंशियल सिस्टम एक्चुअली करता क्या है? फिनेंशियल सिस्टम जिनके पास ज्यादा फंड है उनसे लेता है, और जिनके पास फंड नहीं है, फंड मतलब पैसा, फंड नहीं है, उन्हें देता है। ये तुम बोलोगे कैसे होता है? देखो, एक बैंक है, जो ऊपर समझाया, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें एक रोल प्ले करता है। कैसे? सिंपल सा बात है, सोचो एक बैंक है, वो बैंक में अभी मौमिता के पास बहुत पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा, मतलब वो जॉब करती है, उसके पास उसका घर पे, पर उसको पैसा देना नहीं पड़ता है, उसके फादर रन कर लेते हैं घर। तो वो जो अर्न करती है, वो पैसा तो कुछ भी नहीं, सरप्लस पड़ा है उसके पास, मतलब खर्च नहीं होता है। तो वो हर महीना उस पैसे का करेगी क्या?
वो उस पैसे को जाके अपने बैंक अकाउंट में सेव कर देगी। अब अचानक से मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैं बैंक में गई और मैंने बैंक से लोन मांगा। तो फंड प्रोवाइडर कौन है? मौमिता। फंड सीकर कौन है? फंड चाहिए किसको? मुझे। तो ये किसके थ्रू हो पा रहा है? बैंक के थ्रू। क्योंकि मैं मौमिता से डायरेक्टली लोन नहीं ले रही हूँ, मैं बैंक के थ्रू लोन ले रही हूँ। बट वो पैसा किसका है? मौमिता ने जो 20,000 बैंक में रखा था, वही 20,000 मैं लोन में ले रही हूँ, बट थ्रू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थ्रू अ बैंक। तो ये जो फाइनेंशियल सिस्टम तैयार किया गया है, इसे ही यही है फाइनेंशियल सिस्टम। ये जो चेन, ये जो इंटरमीडियरी है, यहाँ पे बैंक इंटरमीडियरी है, मिडिल मैन है, उसके थ्रू हम लोग ये पैसा लेन देन कर रहे हैं। दिस इज फाइनेंशियल सिस्टम। द मेन एक्टिविटीज ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, इसका मेन काम क्या है फाइनेंशियल सिस्टम का? टू प्रोवाइड लिंक बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू वेल्थ। फाइनेंशियल सिस्टम का मेन काम क्या है? जो सेव करे उसको सेव करना था, और मेरे को अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए था, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में ये आता है और सेविंग और इन्वेस्टमेंट को जोड़ देता है कि न्यू वेल्थ तैयार हो सके। न्यू वेल्थ मतलब मौमिता बिजनेस में 20,000, मौमिता बैंक में 20,000 रखी, हम वही 20,000 लोन की तरह ले लिए, क्योंकि हमको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। अब हम अगर बिजनेस करेंगे तभी तो प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट करेंगे तभी तो गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा, हम बैंक को इंटरेस्ट देंगे, तो ऑटोमेटिकली न्यू वेल्थ तैयार हो रहा है। ये सिंपली फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है। अब फाइनेंशियल सिस्टम का सिग्निफिकेंस क्या है या फिर रोल क्या है? मतलब फाइनेंशियल सिस्टम ये जो है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बीच का जो लिंक है, मतलब बैंक ये जो सिस्टम चला रहा है कि तुम सेव कर दो हम लोन दे देंगे, ये जो इतने अच्छे से सिस्टम चला आ रहा है, इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, फायदा है? सबसे पहले मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का मतलब होता है कि a financial system ensures the flow of funds from surplus to deficit unit of the economy। जिसके पास ज्यादा है उसको सरप्लस कहते हैं। मतलब तुम लोग के पास पैसा था, तो तुम लोग के पास सरप्लस था, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम डेफिसिट में है। तो तुम लोग एक सरप्लस यूनिट हो, हम डेफिसिट यूनिट है। सरप्लस यूनिट वो होता है जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, जो बैंक को जाके सेव कर रहा है बैंक में जाके। और डेफिसिट यूनिट वो होता है जिसके पास पैसा नहीं है, जो लोन चाहता है। तो सेविंग से क्या होता है? जिसके पास सरप्लस है, उस उसके पास से पैसा निकल के डेफिसिट यूनिट के पास चला जाता है। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से हो पा रहा है। इन दिस वे एक्ट्स एन इंटरमीडियरी बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, बैंक क्या करता है? एक सेवर्स और इन्वेस्टर के बीच का इंटरमीडियरी है। इंटरमीडियरी मतलब मिडिल मैन। सेवर तुम लोग हो, इन्वेस्टर हम हैं, हम दोनों के बीच का लिंक कौन है? बैंक। ये पूरा सिस्टम है फाइनेंशियल सिस्टम। An efficient financial system properly channelize the funds into desired sectors, ये sectors होगा, desired sectors which is responsible for faster mobilization of savings। तो एक अच्छा financial system क्या होता है? जिसमें जिसके पास ज्यादा फंड है, उससे फंड उसके पास चला जाए जिसको फंड का जरूरत है। और ये तभी ये सेविंग्स मोबिलाइजेशन मतलब सेविंग का बेनिफिट, सेविंग कैसे मोबिलाइज हो पा रहा है, इंक्रीज हो पा रहा है। तुमने 20,000 बैंक को दिया था, बैंक ने मुझे वो 20,000 दे दिया, जब मैं बैंक को रिटर्न करूंगी तो 25,000 रिफंड करूंगी। बैंक को जब रिटर्न करेंगे लोन विथ इंटरेस्ट, तो बैंक का 20,000 25,000 हो गया, और हम भी इधर बिजनेस करके प्रॉफिट कर रहे हैं, तो कंट्री को भी बेनिफिट हो रहा है। तो बेसिकली ये सेविंग्स का बेनिफिट हो रहा है, सेविंग्स की वजह से ये सब हो पा रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब मेरे को, हम लोन लेके तो बिजनेस में इन्वेस्ट ही कर रहे थे, तो वो कैपिटल ही तो था। अगर हम बिजनेस, अब हम मेरा बिजनेस है, हमको लोन चाहिए था, तो हम बैंक के पास गए, बैंक के पास जाके लोन लिए, तो हम उससे किए क्या? हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए। इन्वेस्ट क्या करते हैं? कैपिटल। तो फिनेंशियल सिस्टम की वजह से कैपिटल फॉर्मेशन हो पा रहा है। So the capital is one of the most important factor of production that has the ability to assimilate the other factors of production.
हम लोग को इकोनॉमिक्स में पता है कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, उसमें एक है कैपिटल। अगर कैपिटल ही नहीं होगा तो बाकी तीनों फैक्टर का क्या काम? जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, उसमें एक कैपिटल था। अगर मेरे पास कैपिटल ही नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा, तो हम लेबर कहाँ से लाएंगे? लेबर को पैसा कहाँ से देंगे? हम लैंड कहाँ से खरीदेंगे? एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट कहाँ से देंगे? तो बेसिकली कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो बाकी सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। सिमुलेट करना मतलब इंक्रीज करना। नाउ कैपिटल फॉर्मेशन इज वन ऑफ द मेन प्री कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और कैपिटल फॉर्मेशन ही हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आता है। तो ये कैपिटल कैसे फॉर्म हो पा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ आवर फिनेंशियल सिस्टम। हमारा फिनेंशियल सिस्टम इतना अच्छा है, इसी वजह से ये फॉर्म हो पा रहा है। नेक्स्ट है एस्किलेशन इन इन्वेस्टमेंट। एक आदमी का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, एस्किलेट करना मतलब इंक्रीज करना। अगर ये सब याद नहीं रह रहा है तो पेंसिल से मार्क करके रख लो, याद रखने में आसान होगा। एस्किलेट करने का मतलब होता है इंक्रीज करना। तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा इंक्रीज होगा, कैपिटल फॉर्म होगा तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो हम प्रॉफिट को ही तो फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। ये क्यों हो पा रहा है? फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से। इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। एडिशन क्यों? जो हम सबसे पहली बार लगाते हैं ना बिजनेस में, उसे कैपिटल कहते हैं। सोचो हम अपने बिजनेस में 20,000 लगाए, एक साल बाद हम 10,000 का प्रॉफिट किए, टोटल मेरा कैपिटल कितना हो गया? 30,000। अब तुम बोलोगे आप कुछ तो प्रॉफिट घर लेके जाएंगे, ठीक है। 20,000 का मेरा कैपिटल था, 10,000 हम प्रॉफिट किए, उस 10,000 से हम 5,000 घर लेकर चले जाएंगे, 5,000 बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट करेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल पहली बार लगाते हैं, बार बार जो बिजनेस में अपना प्रॉफिट को डालते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाता है। अ साउंड एंड एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। साउंड एंड एफिशिएंट मतलब अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम कैपिटल फॉर्म करने में हेल्प करता है, दैट लीड्स टू अ राइज इन द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। और कैपिटल फॉर्म होगा तभी हम लोग का इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है स्प्रेड हो जाना, मतलब एक ही जगह सारा रिस्क नहीं लेना। जैसे कि सिंपल भाषा में डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि सोचो हमारे पास 50,000 रुपया है, तो हम पूरा 50,000 रुपए को जाके बैंक में सेविंग अकाउंट में थोड़ी डाल देते हैं। हम 10,000 सेविंग अकाउंट में रखते हैं, 20,000 रुपए का हम एफडी कर लेते हैं, 20,000 रुपए का जाके हम शेयर्स खरीद लेते हैं। तो अगर सोचो कुछ बुरा हुआ कल को, सोचो वो 10,000 जिस बैंक में सेविंग अकाउंट खोले थे, वो बैंक का सारा सामान, मतलब बैंक लॉस में चला गया। जैसे यस बैंक अभी कुछ टाइम पहले लॉस में था, उसमें बहुत सारे लोगों ने सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट कर रखा होगा। तो अगर बैंक डूबता तो हम पैसा भी डूब जाता, लॉस में अगर जाता तो लोगों का पैसा भी ब्लॉक हो जाता। तो अब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क होता है, सारा रिस्क जो, ये तो पैसा कहीं बैंक में भी रखना या फिक्स डिपॉजिट कराना या शेयर्स खरीदना, हम लोग कहीं ना कहीं रिस्क लेते हैं कि अरे शेयर्स में लगा रहे, कल को डूब गया तो हम लोग सारा पैसा एक ही जगह नहीं रखे, इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। रिस्क को डिफरेंट जगह बांट दो, तीनों जगह तो एक साथ नहीं डूब जाएगा, कोई एक जगह डूबेगा, दो जगह से तो फायदा होगा। इसलिए रिस्क को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। तो फिनेंशियल एसेट का मतलब होता है शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, सारे सिक्योरिटीज को हम लोग फिनेंशियल एसेट कहते हैं। तो अ फिनेंशियल एसेट ऑफन इन्वॉल्व्स बोथ रिस्क एंड रिटर्न। हम लोग कहते हैं ना, ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो एन एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल सिस्टम असिस्ट द इन्वेस्टर्स टू सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल वन फ्रॉम द वेरियस एसेट्स अवेलेबल। तो फाइनेंशियल सिस्टम हमें क्या बताता है? वो इन्वेस्टर्स को बताता है कि आप इस एसेट में इन्वेस्ट करो। एसेट का मतलब यहाँ पे शेयर्स है, लिख के रख लो, एसेट का मतलब यहाँ पे शेयर्स है, फाइनेंशियल एसेट का बात हो रहा है। तो हमें फाइनेंशियल सिस्टम बताता है, फाइनेंशियल सिस्टम मतलब बैंक, हमें बैंक बताता है कि हमें कहाँ किस शेयर्स में भी पैसा रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, इन्वेस्टर्स को बताता है कि हमें कैसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने रिस्क को। पूरा पैसा से जाके एक ही कंपनी का शेयर नहीं खरीदना चाहिए कि पूरा पैसा लेकर जाकर रिलायंस का शेयर खरीद लिए, कुछ पैसे से रिलायंस का शेयर खरीदो,
कुछ पैसे से मारुति का शेयर्स खरीदो, कुछ पैसे से टाटा का शेयर्स खरीदो। इससे अगर कोई एक कंपनी का शेयर का प्राइस गिर भी गया, लॉस में चला भी गया, तो बाकी दो का तो प्राइस सही होगा। इसलिए ये कौन हेल्प करता है? हमारा फाइनेंशियल सिस्टम। फिर बोल रहा है राइज इन जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? अगर हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे कंट्री में, तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा। तो मेन जीडीपी इंक्रीज करने के लिए जरूरत है कंट्री में प्रोडक्शन ज्यादा हो। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा कंट्री में, उतना ज्यादा जीडीपी बढ़ेगा। अब ये प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? बैंक हमें लोन देगा, तभी तो हम उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे कैपिटल की तरह, जो हम शुरू में हम लोग पढ़ चुके हैं। तभी तो हम उस पैसे से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम का होना। तो GDP can be increased if the available resources in the economy are optimized and adequate funds are directed to the productive sector. GDP इंक्रीज कैसे होगा? अगर हम अपना सारा अवेलेबल रिसोर्स को अच्छे से यूज करें और उन सब को प्रोडक्टिव सेक्टर में लगाएं, मतलब जितना प्रोडक्शन का सेक्टर है उसमें लगा दें। A properly managed financial system ensures proper channelization of funds and optimal utilization of the resources. एक अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम वही होता है जो फंड को सही से चैनलाइज करे। चैनलाइज करने का मतलब होता है अपन बैंक के पास जो पैसा होता है उसको अच्छे से वो बढ़ाने का सोचे। दिस लीड टू अ स्टेबल एंड सस्टेन्ड राइज इन जीडीपी। इसी से जीडीपी अच्छे से बढ़ेगा। Maintenance of balance. The financial system acts as an intermediary between surplus and deficit unit. Financial system एक surplus और deficit unit के बीच में intermediary बना रहता है. So naturally, it is able to fill the disparities between the surplus of savings and investment demand. तो ये अच्छे से disparity को fulfill कर पाता है. Disparity मतलब जिसमें हार्मनी नहीं हो, मतलब मेल जोल नहीं हो। डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस, बुरा चीज, जो भी गलत हो रहा है से मतलब सोचो तुम लोग के पास सेविंग्स है, सोचो बैंक सही से काम नहीं करे, सोचो अगर बैंक डिस्पैरिटी रखे, मतलब सही से काम नहीं करे, अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम ना हो, तो क्या होगा? तुम लोग सेविंग करने जाओगे, जब हम लोन लेने जाएंगे तो बैंक मेरे को लोन नहीं देगा ठीक से, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम क्या बोलेंगे? हम लोग का तो सिस्टम ही खराब है। सिस्टम खराब है मतलब बिजनेस के लिए लोन चाहिए, लोन के लिए इतना लंबा प्रोसेस है, 6 महीना लगा दिया लोन देने में, तो हम कब बिजनेस करेंगे, कब क्या करेंगे? मेरे को तो लॉस होगा 6 महीने तक। तो हम लोग क्या बोलते हैं गुस्से में आके कि कितना खराब सिस्टम है हमारा कंट्री का। तो ये नहीं हो, इसी को कहते हैं अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम मेंटेन करो। तो अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में बैलेंस मेंटेन करके रखता है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम होगा तभी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इफ परफेक्टली ऑपरेटिव कैन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर फाइनेंशियल सिस्टम सही से ऑपरेट हो तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अ साउंड फाइनेंशियल सिस्टम इज कंडक्टिव ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। जो अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो कैपिटल फॉर्म करने में हेल्प करता है। इफ देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर, सेवर से इन्वेस्टर तक जल्दी जल्दी पैसे को पहुंचाता है। अदर कंट्रीब्यूशंस क्या है? A financial system comprises financial institution. Financial system का मतलब क्या है? सारा financial institution, जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, which combine the different financial market. अच्छा, financial institution क्या लेकर बना है? बैंक्स, इंश्योरेंस, ये सब जो सारे financial market को जोड़ता है। financial market मतलब स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट तभी तो अच्छे से ऑपरेट होगा जब बैंक अच्छे से काम करेगा। मेरा पैसा बैंक में है, हमको अभी के अभी शेयर्स खरीदना है, तो हम तो बैंक के थ्रू शेयर्स खरीदेंगे ना, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट के बैंक इसमें इन्वॉल्व है। बैंक अगर ठीक से अपना सिस्टम नहीं रखेगा तो मेरा पेमेंट फेल्ड हो जाएगा, हम शेयर्स खरीद नहीं पाएंगे। खरीदना चाहते अभी, खरीदाएगा 2 घंटे के बाद, तो ये चीजों को खराब कर देगा। तो अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम वो होता है जो सही से इन सबके बीच में तालमेल बनाए रखे। दे प्रोवाइड फिनेंस टू द फंड सीकर्स कलेक्टेड फ्रॉम द सेवर्स। फिर से वही बोल रहा है, सही टाइम पे फंड सीकर्स को, फंड सीकर्स मतलब जिसे फंड चाहिए, उन्हें जल्दी से देता है सेवर्स से लेके। तो टोटल 8 सिग्निफिकेंस है या रोल है फाइनेंशियल सिस्टम का।
इसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फिनेंशियल इंटरमीडियरी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। यहाँ पे सिग्निफिकेंस पूछ रहा है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी मतलब बैंक्स। बैंक्स का क्या सिग्निफिकेंस है, बैंक हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। सेम चीज, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, फंड सेविंग्स कौन ये कर पा रहा है, बैंक के थ्रू हम लोग कर पा रहे हैं। कैपिटल फॉर्मेशन भी, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। द फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एम्प्लॉय प्रोफेशनली एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट पर्सन। बैंक किसको रखता है, देखो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब बैंक के पास जो पैसा जमा होता है, बैंक उसको देखो, अगर हम कहते हैं कि बैंक में आज हम एफडी कराते हैं 50,000, बैंक हमें 1 साल के बाद 60,000 देता है, तो बैंक उस पैसे को बढ़ाता होगा, इंक्रीज करता होगा और उसमें अपना भी प्रॉफिट करता होगा। सिर्फ हमारे बेनिफिट के लिए तो बैंक नहीं खुला है ना कि 50,000 हम रखेंगे हमें 60,000 मिल जाएगा, बैंक का भी उसमें कुछ फायदा है। तो बैंक का रिसोर्स होता है, रिसोर्स मतलब पैसा, सिंपल बात समझ लो, या रिसोर्स का मतलब है पैसा। तो बैंक उस पैसे को कैसे इंक्रीज करेगा कि हमको भी 10,000 एक्स्ट्रा दे देगा, अपने भी प्रॉफिट कर लेगा। इसके लिए बैंक बहुत प्रोफेशनली एफिशिएंट लोगों को अपने पास रखता है, अच्छे सीएस को, अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर्स को, अच्छे सीएफओस को, कि वो अच्छे से पैसे को इंक्रीज कर सके। These qualified professionals take prudent and effective decision regarding investment of funds. पैसे को कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे इंक्रीज करना है, ये लोग बहुत अच्छे से डिसीजन देते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट, विदाउट फाइनेंशियल इंटरमीडियरी अगर बैंक होता ही नहीं तो हम सेविंग्स नहीं कर पाते, इम्पॉसिबल टू मोबिलाइज सेविंग्स, हम कैसे सेव करते, लीविंग नो स्कोप फॉर इन्वेस्टमेंट। तो जिनके, सोचो तुम्हारे पास पैसा है और सोचो बैंक नहीं है। आज गांव के लोगों को क्यों दिक्कत होता है, क्योंकि हर विलेज में बैंक नहीं है। वो अपना पैसा घर पे, जिनके पास बहुत पैसा है वो अपने पास घर पे रखे रहते हैं। मुझे पैसे चाहिए तो विलेज के लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता लोन कहाँ से लेना है, उनको समझ नहीं आता, वो जाके जमींदार से लोन लेते हैं, जो गांव के रिच लोग होते हैं, अमीर लोग, उनसे जाके हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले लेते हैं। विलेज के लोग यही करते हैं, क्योंकि हर विलेज में आज भी बैंक नहीं है। तो बैंक के बिना कितना दिक्कत होता है ये हमें भी पता है। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जनरेट्स फंड फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द सेवर, सेवर से लेके इन्वेस्टमेंट के लिए फंड देता है। लिक्विडिटी, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ट्राइज टू मेंटेन लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। लिक्विडिटी का मतलब है हमेशा हमारी इकोनॉमी में पैसा रहे। लिक्विडिटी मतलब हमेशा पैसा हाथ में रहने को लिक्विडिटी कहते हैं। तो इन्वेस्टर्स ऑलवेज प्रेफर लिक्विडिटी and financial intermediaries utilize the accumulated fund in such an efficient manner so that the invested funds can be liquidated whenever required. देखो, आज कुछ जगह पर अगर हम लोग पैसा रखते हैं तो हम लोग को कंडीशन दे देता है कि आप 8 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते, आप 10 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते, हम लोग को ये सब बोल देता है। अगर उसके पहले आप निकालोगे तो आपका इतना रुपया कट जाएगा। तो ये लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी होता है हम जब चाहे हम पैसा ला सकते हैं। जैसे हम लोग सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, सोचो मेरे अकाउंट में भी 20,000 रुपया है, हमको अभी के अभी कहीं शॉपिंग करना है तो हम तुरंत उस पैसे से शॉपिंग कर सकते हैं, मतलब लिक्विडिटी है। अगर बैंक मुझे बोले नहीं आप ये 20,000 अभी नहीं निकाल सकते हैं, आप 6 महीना बाद ही निकाल सकते हैं, तो वो लिक्विडिटी नहीं है। तो हमारे लाइफ में ये लिक्विडिटी कौन ला रहा है, बैंक्स ला रहा है, इंटरमीडियरीज ला रहा है। हमें जब पैसा नहीं चाहिए हम बैंक में रख देते हैं, जब हमें पैसा चाहिए हम तुरंत निकाल लेते हैं, इसे कहते हैं लिक्विडिटी, व्हेनेवर रिक्वायर्ड। एडवाइजरी फंक्शन, बैंक हमें एडवाइस भी करता है। जो वहां के बहुत एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल एम्प्लॉयज होते हैं वो हमें बताते हैं, इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत बार बैंक में जब हम लोग अकाउंट खोलते हैं, सोचो आईसीआईसीआई बैंक में मेरा अकाउंट है और हम आईसीआई के थ्रू ही शेयर्स खरीदते हैं, तो आईसीआई क्या करेगा, मेरे को एक मैनेजर दे देगा और बोलेगा आपको कभी भी नहीं समझ में आए किसमें इन्वेस्ट करना है तो आप इससे पूछना। तो वो बैंक का आदमी रहता है और बहुत एक्सपीरियंस्ड रहता है, नॉलेजेबल रहता है, वो मेरे को जिसमें बोलेगा हम उस शेयर में इन्वेस्ट कर देंगे, मेरे को प्रॉफिट होगा। तो बैंक हमें एडवाइस कर रहा है ना, वो आदमी हमें बैंक प्रोवाइड कर रहा है। बैंकिंग सर्विस तो मिलता ही है बैंक से, जैसे कि फाइनेंशियल
intermediaries include banking services which become the most important function of the intermediary. The bank accept deposit from the public, वो हमसे डिपॉजिट लेता है, मतलब सेविंग्स करने देता है. प्रोवाइड क्रेडिट, हमें उधार देता है. प्रोवाइड एडवाइसेस टू देयर क्लाइंट, अपने क्लाइंट को एडवाइस करता है. तो ये सारा बैंकिंग सर्विस है जो सिर्फ बैंक करता है. नॉन बैंकिंग सर्विस भी करता है, जैसे नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आर ऑल्सो ट्रीटेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंटरमीडियरी. नॉन बैंक सर्विसेज देना भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का ही पार्ट है. दीज इंस्टीट्यूशंस आर इन्वॉल्व्ड इन वेरियस एक्टिविटीज सच एज रिडक्शन इन रिस्क. वो हमें बताता है कि रिस्क कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. तो हमें डायरेक्टली नहीं बताता है, अंदर पे तो करता है, आपस में तो वो कहीं इन्वेस्ट करता है. तो ये भी तो नॉन बैंकिंग, बैंकिंग सर्विस होता है जो पब्लिक के लिए है, नॉन बैंकिंग सर्विस है जो वो लोग अपना करते हैं. तो वो लोग को पैसा कैसे बढ़ाना है, इसके लिए भी वो लोग आदमी रखते हैं जो हमें नहीं पता, पर वो लोग अपना अंदर पे काम करते हैं. क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट, नया नया एसेट तैयार करते हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं. ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे डेवलप लिखा है, डेवलपमेंट होगा. और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की वजह से ये जो फंड फ्लो कर रहा है सरप्लस यूनिट से डेफिसिट यूनिट में, इसी की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है. ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी और नॉन फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का डिफरेंस क्या है? Financial intermediaries, they raise funds from the public and provide credit to industry, trade and commerce. Financial intermediary मतलब जो बैंक्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पब्लिक से पैसा लेता है, क्रेडिट देता है, उधार देता है किसी भी इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स को, मतलब बिजनेसमैन लोग को. नॉन फाइनेंशियल इंटरमीडियरी क्या करता है, दे डायरेक्टली इन्वेस्ट इन इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स. वो ही लोग डायरेक्टली किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं. जैसे आईसीआई, ये लोग भी तो पैसा इन्वेस्ट करता है कहीं, तभी तो पैसा बढ़ता है. तो सोचो आईसीआई ने किसी दूसरे की कंपनी में ही इन्वेस्ट कर दिया, मतलब बैंक ने ही कहीं इन्वेस्ट कर दिया है, तो वो हुआ नॉन फाइनेंशियल इंटरमीडियरी. कलेक्शन ऑफ फंड, ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी क्या करता है, सेवर से पैसा कलेक्ट करता है और इन्वेस्टर को, सेवर्स और इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करता है. और ये नॉन फाइनेंशियल इंटरमीडियरी क्या करता है, ये लोग डायरेक्टली किसी इंडस्ट्री में जाके इन्वेस्ट करता है. तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रेजिंग द फंड, ये लोग फंड किसी से लेता ही नहीं है, ये लोग डायरेक्टली अपना पैसा इन्वेस्ट करता है. बैंक के पास जो ऑलरेडी पैसा है उसको कहीं दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करता है. डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, they help in deposit mobilization by collecting deposits and channelize them to investors. Financial intermediaries क्या करता है, लोगों से डिपॉजिट लेता है, फंड लेता है और इन्वेस्टर्स को दे देता है. ये लोग ना तो कोई, दे डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ये लोग पब्लिक से कोई पैसा नहीं लेता है. वेराइटीज ऑफ सर्विसेज, जो बैंक होता है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है, वो बहुत तरीके का सर्विस देता है. शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस टू द इंडस्ट्री. शॉर्ट टर्म लोन भी देता है, मीडियम टर्म लोन भी देता है, लॉन्ग टर्म लोन भी देता है. पर ये अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल असिस्टेंस, दे प्रोवाइड टेक्निकल एंड एडवाइजरी सर्विस. ये लोग पैसे में डील नहीं करता है, इसलिए इसको नॉन फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बोलते हैं, नॉन फाइनेंशियल. ये लोग पैसे में काम नहीं करता है, ये लोग बैंक को टेक्निकल सर्विस देता है, एडवाइजरी सर्विस देता है, पैसे में काम नहीं करता है. मीडियम, ये किसके बीच में काम करता है, सेवर और इन्वेस्टर के बीच में. इसके बीच में कोई मीडियम नहीं है, ये इंडिविजुअली खुद काम करता है. एग्जाम्पल क्या है इसका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी ऑफ इंडिया, ये बैंक. इसमें क्या, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई. अब क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट. ये जो हम इतने देर से उस टाइम बोल रहे थे फाइनेंशियल मार्केट, इसका मतलब क्या है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट. देखो सिंपल सा बात है, फाइनेंशियल मार्केट समझ के रखो. Financial market refers to a center that provides the facility of sale and purchase of financial claims and services. देखो बहुत सारा चीज है फिनेंशियल मार्केट के अंदर, जो फिनेंशियल मतलब हम लोग परचेज और सेल कर पाते हैं. अगर सिंपल भाषा में बोले तो फिनेंशियल मार्केट का मतलब होता है स्टॉक मार्केट. पर सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, बहुत कुछ, जहां पे जो भी चीज हम लोग परचेज और सेल कर पाते हैं.
The individuals, financial institution, corporation and government trade in this market either directly or indirectly through broker and dealer. अगर तुम लोग को सिंपली सिर्फ शेयर मार्केट ही बताए तो फिनेंशियल मार्केट वो सेंटर है, वो जगह है जहां पर हम लोग को फैसिलिटी मिलता है कि हम लोग परचेज और सेल कर सके कोई भी फिनेंशियल क्लेम और सर्विस को। ये किसके थ्रू कर सकते हैं? किसी इंडिविजुअल के थ्रू भी कर सकते हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, मतलब एक आदमी के थ्रू भी खरीद बेच कर सकते हैं, बैंक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट ट्रेड भी है इन दिस मार्केट। डायरेक्टली ब्रोकर और डीलर्स डायरेक्टली खरीदो, तुम जाकर किसी जैसे किसी बैंक के थ्रू खरीद लो या फिर किसी ब्रोकर और डीलर के, जिसको खुद नहीं आता, जिसको शेयर मार्केट में खुद काम करना आता है, खुद पता है हमको क्या शेयर खरीदना है क्या बेचना है, वो खुद ही कर लेता है डायरेक्टली। और सोचो मेरे को इतना आइडिया नहीं है शेयर मार्केट का, हमको समझ नहीं आता है, मेरे पास पैसा है पर मेरे को ये नहीं पता कौन सा शेयर खरीदे, तो हम किसी ब्रोकर या डीलर से करेंगे। तो फिनेंशियल मार्केट क्या है? कोई भी चीज जो हम लोग फिनेंशियल चीज को सेल और परचेज करते हैं, जैसे कि शेयर्स। तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड वो होता है ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्केट नॉर्म्स। मार्केट का जो रूल्स है हम उसको फॉलो करते हुए काम करते हैं, जो सेबी के अंडर में रजिस्टर्ड रहता है। सेबी कौन? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट के लिए है, जिसमें जो रूल सारा सेबी बनाता है, पूरा नॉर्म्स मतलब रूल्स, जो मार्केट का रूल सारा सेबी बनाता है। पर अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर कोई मार्केट नॉर्म्स एप्लीकेबल नहीं है, सेबी इसको कंट्रोल नहीं करता है, ये अपना रूल अपने बनाता है। इसका पार्टिसिपेंट कौन होता है? सेंट्रल बैंक, अपना आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, रास्ते में जितना बैंक देखते हो सारा डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन। पर इसका कौन आता है? मनी लेंडर, जितने भी लोग मनी लेंड करते हैं, इंडिजीनियस बैंकर्स, चिट फंड्स एक्सेट्रा, इसमें ये लोग आते हैं। इंटरेस्ट रेट, इसका इंटरेस्ट रेट मार्केट डिटरमाइन करता है। मार्केट मतलब जो इकोनॉमिक्स में पढ़े थे डिमांड और सप्लाई से, उससे मार्केट अपने आप ये डिटरमाइन हो जाता है, इसलिए लो होता है। ये इंडिविजुअल्स या कुछ लोग खुद ही रखते हैं, इसलिए ये हाई रहता है इसका इंटरेस्ट रेट। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग वेरियस यूनिट्स ऑफ द मार्केट इज स्ट्रॉन्ग। इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता है, मतलब सब चीज का जो इंटीग्रेशन है कि ये करना है वो करना है, रूल है, एक नॉर्म्स है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, सब अपना अपना करता है। कंट्रोल, कंट्रोल रेगुलेटेड बाय सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी, ये सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी से रेगुलेट होता है। दिस मार्केट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी, इसको कोई मॉनेटरी अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करता है। द पार्टिसिपेंट्स आर रजिस्टर्ड अंडर स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में सारे पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं। पार्टिसिपेंट्स मतलब जो भी बैंक्स है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो सब रजिस्टर्ड रहते हैं, इसमें कोई कहीं रजिस्टर्ड नहीं रहता है। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शन, यहाँ बहुत ट्रांजैक्शन होता है। क्यों? लोगों का कॉन्फिडेंस होता है कि हम सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें लेसर अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इसमें लोगों का ट्रस्ट ज्यादा नहीं रहता है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है। जो चीज जैसा है वैसा ही दिखे ऐसा जरूरी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है। ट्रांसपेरेंट चीज क्या होता है? इधर से देखे तो उधर का दिखता है, ट्रांसपेरेंट होता है। पर इधर ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है, कोई कोई चीज कैसा है वो दिखता नहीं है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका पॉजिटिव रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इसका द प्रेजेंस ऑफ दिस मार्केट हिंडर्स इकोनॉमिक, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट खराब होता है। एग्जाम्पल क्या है? ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या है? शेयर मार्केट। तो ये यहाँ पे एकदम बहुत अच्छे से शेयर मार्केट ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे रूरल मनी लेंडर्स है, रूरल मतलब गांव में जो लोग लोन देते हैं, जो अभी हम बोले कि गांव के लोगों से लोन ले लेते थे, अगर नहीं होगा, विलेज के लोगों को नहीं पता कहाँ से ले, तो लोग अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में डील करते हैं, मतलब किसी से भी मनी लेंडर से ले लेते हैं। तो बेसिकली ये अनऑर्गेनाइज्ड है। What is the importance of financial regulators in the financial system? ये रेगुलेटर्स कौन है? जो रेगुलेट कर रहे हैं, मतलब जो पूरा मार्केट को
प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो financial regulators generally try to protect the interest of the investors and maintain the financial discipline of the market. financial regulator कौन होते हैं? जो रूल्स बनाते हैं, नॉर्म्स बनाते हैं, जो हमारा मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं financial regulators. इंडिया में कौन है financial regulators? आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेबी, आईआरडीए, नेशनल कंपनीज लॉ ट्राइब्यूनल, ये सब हम लोग का इंडिया में ये लोग फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं।